माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप जर्नल आईएएस। द हिंदू एनालिसिस करने वाले काफ़ी चैनल हैं, बट इसी पर एक न्यू चैनल क्यों और हम अलग कैसे हैं। फर्स्ट, टू द पॉइंट एज पर सिलेबस कवर करेंगे, कोई सेंसेशनल नहीं, जो रिलेवेंट है वही बस। रीज़न की जो खुद पढ़ रहे हैं वही शेयर कर रहे हैं। एंड प्रीलिम्स से या फैक्ट से ओवरलोड नहीं, प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिक्स कोई कवर नहीं कर रहा है, सबका फोकस पॉलिटी आईआर पर ही रहता है। मेरा होगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक्स को डील करें हिंदी में भी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी एंड अदर पीसीएस का जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो करेंट से ही आते हैं और हिंदी से कवर हो जाएगा। और यूपीएससी कब का जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी से ऊपर उठ चुका है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज हिंदू में 2 आर्टिकल इकोनॉमिक्स से है। फर्स्ट आर्टिकल है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ से, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको यूपीएससी 2024 में पूछ चुका है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड द सेकेंड आर्टिकल इन हिंदू इज रिलेटेड टू कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पूछ चुका है 2022 में। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जैसे कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मार्केट में होता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री के सारे जो भी मिनिस्ट्री के अंडर जो भी काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है सबको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू में जितने भी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़ है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, उसको बस डील करना है। जैसे आज कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर आज ही न्यूज़ है यूआईडीएआई का, एनआईए का, उसके मिनिस्ट्री, फॉर्मेशन ईयर, एक्ट, स्टैट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, उसके कुछ फंक्शंस, बस जो भी हिंदू में मेंशन है उसको बस पढ़ना है। आज का फर्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, GS3 सॉरी, विल इंडियंस स्टिल राइड गोल्ड वेव इन 2026। मतलब कि जो गोल्ड का वेव है, गोल्ड का प्राइस 2025 में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहा है, क्या वही 2026 में इंक्रीज होगा? क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंक्रीज्ड दिस ईयर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इंक्रीज हुआ है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? हिंदू का अपना एक टेक्निकल डिफिनेशन है कि आर दोज दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। Those funds, exchange traded funds, are those funds that track the performance of an underlying assets. Underlying assets कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स हो सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, निफ्टी और एज ए होल हो सकता है। अगर ये अंडरलाइंग एसेट्स गोल्ड है तो उसको बोलेंगे गोल्ड ETF। गोल्ड ETF ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड। इसको थोड़ा डिटेल में सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं, ये तो टेक्निकल हो गया कि ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। हिंदी में समझते हैं सब्जी मंडी को लेकर। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, निफ्टी 50 टोटल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, BSE हो गया। तो सब्जी मंडी होता है, सब्जी मंडी में सब्जी बिकता है, आलू, प्याज, गोभी, मूली, बैगन, टमाटर। इसी तरीक़े से जैसे निफ्टी पर अलग अलग कंपनी के शेयर होते हैं, रिलायंस के, अडानी के, हीरो के, टाटा के। तो कोई भी इंडिविजुअल जाता है तो अंबानी का शेयर खरीदेगा या अडानी का शेयर खरीदेगा। इसमें लेकिन ETF में क्या होता है, इंडिविजुअल शेयर नहीं होता है। ETF में क्या होता है कि कोई इन्वेस्टर तुम्हारे बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ रिटेल, मनी कलेक्ट करता है, ठीक है, और इसको इन्वेस्ट करता है बास्केट ऑफ एसेट्स में। मतलब सब्जी मंडी के जितने भी सब्जी हैं, आलू, प्याज, बैगन, गोभी, सारे सब्जी एक बास्केट में सबको 2-2 सब्जी खरीद लेगा वो इन्वेस्टर तुमसे पैसा कलेक्ट करके। अब पहले क्या होता कि अगर तुम इंडिविजुअल शेयर खरीदता तो उसके प्राइस जो भी राइज या फॉल होते हैं उससे डिपेंड करता प्रॉफिट या गेन। अब क्या होगी, एज ए होल मार्केट, एज ए होल निफ्टी का अगर एज ए होल राइज करेगा, मार्केट बढ़ेगा तो गेन होगा। एज ए होल निफ्टी मार्केट डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा। तो ये एज ए होल निफ्टी ट्रैक करेगा। निफ्टी 50 का अगर इक्विटी खरीदेंगे तो ETF निफ्टी भी आती है, ETF गोल्ड आता है। कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगा कि 500-600 किलो या 100 किलो गोल्ड खरीद लेगा, उसको ETF
दूसरे का पैसा कलेक्ट करके। अब गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जितना परसेंट इंक्रीज करेगा, उसी तरीक़ा से इन्वेस्टर्स को वो मनी रिटर्न होगा। गोल्ड का प्राइस 10% इंक्रीज करेगा और इन्वेस्टर ने 100 रुपया लगाया था, तो उसको 10% मिलेगा, 100 का 10 रुपया गेन होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एज अ होल, यहाँ पर एक शेयर नहीं, सब्जी मंडी का जितने भी सब्जी है सब में इन्फ्लेशन होगा। तो ETF, अगर ETF है निफ्टी का ETF, तो निफ्टी FTF उतना ही गेन होगा, एज अ होल गेन होगा। ओके, सपोज गोल्ड का ETF है, तो गोल्ड का ETF, गोल्ड प्राइस है 6000 पर ग्राम है एग्जांपल के लिए, और गोल्ड ETF 60 रुपीज़ मैंने एक यूनिट खरीदा गोल्ड का। ऐसा नहीं है कि जैसे AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक टोकरी ऑफ बास्केट ऑफ शेयर खरीदा तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट डिटेल के पैसा कलेक्ट करके, तो इसमें एक एक यूनिट में बांट दिया कि 1 लाख यूनिट है और 1 लाख इन्वेस्टर्स का मनी इसमें इन्वेस्टेड है। तो जैसे जैसे इसमें गेन होगा उसी तरीक़ा से इस इन्वेस्टर्स को मनी इंटरेस्ट रिटर्न होगा। अब सपोज गोल्ड का ETF है, गोल्ड का प्राइस है 6000 पर ग्राम और 60 रुपया का ETF एक यूनिट है मैंने खरीदा, ठीक है। अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है 7000 पर ग्राम, तो गेन क्या होगा, एज ए पर यूनिट गेन क्या होगा, 10 रुपीज़ गेन हो गया। तो गोल्ड ETF आर सिंपल एंड चीप एंड सिक्योर वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF में, 200 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड खरीदना है। तो जिसको पैसा नहीं है गोल्ड खरीदने का, उसको भी अर्न करना है गोल्ड के इंक्रीज प्राइस से, राइजिंग प्राइस गोल्ड के इंक्रीज प्राइस से इकोनॉमिक में। तो क्या करेगा, गोल्ड ETF खरीद लेगा 200 में, 500 में, 1000 में, 2000 लगाकर। तो उससे जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा उससे अर्निंग होगी। तो एक ईजी वे है, इसलिए भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वन ऑफ द रीजन है इंटरेस्ट बढ़ने का। अब इसमें लार्जर इशू दो इशू है इसमें, कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ETF तो समझ गए। ETF रिलेटेड 2 3 4 5 MCQ हैं, इसको डिटेल अलग से वीडियो में कवर करेंगे। गोल्ड का प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? रीज़न है फर्स्ट कि गोल्ड इज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन एसेट विच इन्वेस्टर्स मूव टू ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब भी आती है ना, तो लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन के रूप में देखते हैं, एक सेफ एसेट्स जिसको रख सकते हैं एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे अभी रिसेंटली ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है, रसिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल, गजा इजराइल, कभी भी ताइवान पे चाइना अटैक कर सकता है, थाईलैंड कंबोडिया, वेनेजुएला USA, इंडिया पाकिस्तान। इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में इकोनॉमी कभी भी क्रैश कर सकता है, किसी भी कंट्री का कोई भरोसा नहीं है। तो लोग गोल्ड को सेफ रखना प्रेफर करते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए बट गोल्ड मेरे पास रहेगा तो एक सेफ एसेट्स के रूप में फ्यूचर के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड रिसेंटली क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यू टू इंक्रीज द गोल्ड द रिजर्व। सेंट्रल बैंक का एक अपना रिजर्व है, रखता है फॉरेन करेंसी में, जैसे जापानीज येन, चाइनीज रेमबीबी, यूरोपियन का यूरो, USA का डॉलर। मेनली डॉलर में रखा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखते हैं। फिर गोल्ड रखता है, फिर IMF का SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में रखा जाता है रिजर्व को। रिसेंटली क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक क्या कर रही है कि डॉलर को रिप्लेस कर रही है गोल्ड से। तो उसमें भी गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, इससे प्राइस गोल्ड का इंक्रीज कर रहा है। तो गोल्ड प्राइस इंक्रीज करने का एक और रीज़न है कि देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट एक्सपेक्टेशन ये है कि US फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगी। इंटरेस्ट रेट कट करने के कारण US का डॉलर वीक होगा, वीक होने से इन्वर्स रिलेशनशिप है गोल्ड के साथ। क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड डिक्रीज होगा। लोग जब US का फेडरल रिजर्व रेट डॉलर पे कमती रिड्यूस होता है ना, तो उसका गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करता है। इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्यों? रीज़न समझते हैं थोड़ा इसको आराम से। सपोज इंटरेस्ट रेट 6% है और कोई पर्सन गोल्ड रखना प्रेफर कर रहा है घर में, गोल्ड ईयरली 2% रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अर्निंग क्या हो रहा है 2%, लेकिन लॉस क्या हो रहा है 4% का। अगर वही गोल्ड को मनी रखता बैंक में तो बैंक देता है 6%, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। जो लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। अगर इंटरेस्ट रेट 2% आ गया, ठीक है, 2% अगर आ गया इंटरेस्ट रेट
और गोल्ड भी दे रहा है 2%। तो लोग बोलेंगे बैंक में क्यों रखें, बैंक भी तो 2% दे रहा है, इससे अच्छा आप घर में गोल्ड ही ना रखेंगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो लॉस कुछ नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका नहीं है गोल्ड घर में रखने का, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, एक और रीज़न है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हाउएवर इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल है, बट ग्लोबल इन्फ्लेशन राइजिंग है, तो वो भी एक रीज़न है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने से डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू, परचेजिंग पावर रिड्यूस होगा, उसका वैल्यू रिड्यूस होगा। लोग प्रीफर नहीं करना चाहेंगे रुपीज़ को एज, या फिर करेंसी को रखने, रिजर्व स्टोर के रूप में रखने के लिए, उससे गोल्ड रखेंगे, गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा, गोल्ड रखना चाहेंगे। इन्फ्लेशन डिसाइड करता है गोल्ड का प्राइस। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ लिए कि एक और इम्पोर्टेंट कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट होता है कि हमने गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता है, उसे इंपोर्ट करने से क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, इम्पैक्ट होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से रुपीज़ से प्रेशर बढ़ता है, रुपीज़ डिप्रिसिएट होता है। ओके, रुपीज़ डिप्रिसिएट होता है। एंड सेकेंड की सेविंग, हाउस होल्ड का सेविंग है, अगर बैंक में जाएगा तो बैंक उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी को देगा, इंडस्ट्रीज़ को देगा, अदर एरिया, प्रोडक्टिव एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, उससे जॉब होगा, इकोनॉमिक ग्रो होगा। बट अदरवाइज अगर हाउस होल्ड सेविंग अपना गोल्ड में कन्वर्ट करके गोल्ड रखेगा घर पे, तो उसका इकोनॉमिक यूज़ तो होगा नहीं, तो इसको बोल रहा है प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होगा। निगेटिव, दूसरा निगेटिव पॉइंट। सेकेंड की शिफ्ट फ्रॉम द फिजिकल गुड टू ETF इज़ पॉजिटिव। ETF पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ETF में कोई फिजिकल गुड का लेन देन नहीं होता है, इसमें फिजिकल गुड का डिमांड इंपोर्ट नहीं होता है, बट नहीं बढ़ता, बस इसमें जो गोल्ड का प्राइस अप डाउन हो रहा है ना, उसी से गेन और लॉस का होता है। तो ये सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड या ETF गोल्ड ज़्यादा सही होता है अदरवाइज फिजिकली गोल्ड लेने से। एंड गोल्ड प्राइस ऑल्सो रिफ्लेक्ट द परसेप्शन इकोनॉमी। गोल्ड प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो इकोनॉमिक सही नहीं चल रहा है, मार्केट अगर नहीं दे रहा है सही, तो इकोनॉमिक के साथ माइक्रो इकोनॉमिक एज ए होल इज नॉट इज इन अ राइट डायरेक्शन, ये इंडिकेशन है। एंड वी हैव सीन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ना कि गवर्नमेंट ने पहले क्या होता था कि न्यू माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग ओपनिंग के लिए इसका अप्रूवल लेना पड़ता था, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का। न्यू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी या नेसेसरी। अब कंपनी का जो इंटरनल बोर्ड है वही डिसाइड करेगा आफ्टर ड्यू क्लियरेंस। जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको मिल गया, पॉल्यूशन क्लियरेंस उसको मिल गया, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया, उसके बाद इंडस्ट्री का इंटरनल बोर्ड ही डिसाइड करेगा माइनिंग को ओपनिंग करने के लिए। इससे क्या होगा, ईज टू बिजनेस, मोर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। प्रीलिम्स के लिए ये है कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर द क्वाइलर कंट्रोलर ऑर्डर 2010। मतलब ये स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, ये है नाइदर स्टैट्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है। फंक्शन कोल स्टैटिस्टिक्स, डेटा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है। सेकेंड क्वालिटी एंड ग्रेडिंग, किस क्वालिटी का कोल है, उसका ग्रेड क्या है, इसको डिसाइड करना कौन सा कोल किस क्वालिटी का है। थर्ड कोल एलोकेशन मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना कि इंड यूज़ कोल का क्या हो रहा है। जैसे कोई स्टील का कंपनी है, उसको माइनिंग राइट मिला है, तो उस कोल का यूज़ इसी माइनिंग कंपनी में हो रहा है या फिर वो कहीं और डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसको ही मॉनिटर करना है। डिस्प्यूट रिड्रेसल, कोई भी अगर डिस्प्यूट एराइज होता है तो उसको भी रिड्रेस करना इसका काम है। एंड गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल करना। क्वेश्चन क्या था कि CSO इज ए मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिक्स वी हैव रिसेंटली डल and monitors progress of the development of the captive. Yes, it monitors. And third, it hears any objection related to government notification, yeah, dispute redressal. And second, it ensures the coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. देखो मॉनिटरिंग तो करता है, बट यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, प्रिस्क्राइब टाइम। इतना भी रेगुलेशन नहीं करता है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको वहाँ पर कोल लेके पहुँच जाना चाहिए। दिस इज इलॉजिकल एंड इरेशनल, दैट्स वाई इट्स बिकम रॉन्ग। तो 1 2 3 एंड इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेस्टमेंट करके उसका अर्निंग आता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी, शेयर, बॉन्ड्स, ETF, करेंसी स्वैप। मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से, वो तो मोटर व्हीकल पे आप फाइनेंस एक बार खरीद लिए हैं, घूम रहे हैं,
तो 1.3 कहाँ है? ओके, इन सेपरेट वीडियो आई विल डील related to MCQ, and the next is related to UIDAI. स्टोरी ये है कि UIDAI अपना एक्सपेंशन ऑफ अपडेट सेंटर करने वाली है। मतलब कुछ अपडेट करना होता है बायोमेट्रिक, तो वो तो ऑनलाइन हो जाता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लाइक बायोमेट्रिक्स अपडेट या फिर नेम को चेंज करना है, बायोमेट्रिक चेंज करना है, तो उसके लिए सेंटर पर विजिट करना होता है। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, उनको दूसरे शहर जाना पड़ता है। और करेंटली 88 ही अपडेट सेंटर है UIDAI का, उसको बढ़ाकर 473 करने वाली है। अब इससे क्या होगा? ईज टू सर्विस, ईज टू एक्सेस फॉर द पुअर। एंड वन मोर पॉइंट कि आधार रिसेंट मंथ आधार ओनली आफ्टर फील्ड वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पहले तो ऐसे ही आधार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फील्ड वेरीफाई करने के बाद आधार बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पूफिंग और इम्पर्सोनेशन हो रहा था। फॉरेन नेशनल्स आर परमिटेड टू हैव एन आधार एंड इट इज़ फॉरेन नेशनल को भी अगर एग्जाम में आता है कि फॉरेन नेशनल्स आर परमिटेड टू हैव आधार, यस फॉरेन नेशनल्स आर परमिटेड टू यूज हैव आधार एंड आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। UIDAI के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? आधार इशू करना एंड मैनेज करना जो आधार का डेटा है, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, इनिशियली बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उस समय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेटर ऑन क्या हुआ कि गेन स्टैट्यूटरी स्टेटस आफ्टर आधार एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत ये लीगल बन गया, लीगल बॉडी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज़ की इन्वेसिव मॉस्किटो स्पीसीज थ्रेटन इंडिया 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। इंडिया ने टारगेट किया है कि मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ को 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे। 2030 तक मॉस्किटो रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उसको एलिमिनेट कर देंगे। मलेरिया डिजीज़ कौन से मॉस्किटो से होता है? एनोफिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिस से क्या होता है? एडिस मॉस्किटो से डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। मलेरिया पैरासाइट से होता है, लेकिन एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये वायरस है, डेंगू चिकनगुनिया। एंड कुलेस जो मॉस्किटो है उससे होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। इसमें क्या है कि इन्वेजिव, मलेरिया इज इन्वेजिव। कैसे इन्वेजिव है? इट्स तेज़ी से फैलता है और लोकल एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और उस पर कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड इट्स ग्रो हैविली ऑन इन पॉल्यूटेड एंड स्टेगनेंट वाटर में इसका ग्रोथ होता है। ध्यान रखना है कि कौन से मॉस्किटो है, कौन से डिजीज़ है, पैरासाइट्स है। ये मलेरिया पैरासाइट्स है, प्लाज्मोडियम फैल्कियम नाम है, एंड P. दो पैरासाइट्स से रिलेटेड मलेरिया होता है, जिसको एनोफिलीज कैरी करती है, वेक्टर एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट रिलेटेड टू कि किकबैक नेटवर्क, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई करप्शन रिलेटेड आर्टिकल है कि कोई करप्शन हुआ है, लेकिन इसमें किकबैक नेटवर्क है। जब भी GS4 में आए, करप्शन रिलेटेड आए, तो उसमें किकबैक नेटवर्क का यूज करना है। कैसे, क्या होता है किकबैक नेटवर्क? किकबैक नेटवर्क रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इलीगल पेमेंट ब्राइब्स। इसमें क्या होता है ना कि कोई स्कीम है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट देना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन जो है MP MLA है, और उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देगा अपने जान पहचान को, इन्फ्लेटेड रेट में दे देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ अपना कट्स पॉलिटिशियन को देगा, कुछ अपना ब्यूरोक्रेट्स को देगा। इसी को बोलते हैं किकबैक नेटवर्क। जो पैसा गवर्नमेंट ने स्कीम के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को दिया काम करवाने के लिए, उसका कुछ कट परसेंटेज MLA को मिल रहा है, MP को मिल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं किकबैक नेटवर्क। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक फॉर्मल वे ऑफ करप्शन। इसमें कभी इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा 500 में काम होना चाहिए तो 800 में कॉन्ट्रैक्ट दे देगा।
उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा जिसको काम करने आता भी नहीं, इनफिशियंट को अपने फेक बेनिफिशियरी दिखा देगा कि या काम कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर देगा, उसको देखने वाला कोई है नहीं, संभाल लेगा पॉलिटिशियन बॉडीगार्ड्स। तो ये है करप्शन का एक फॉर्मलाइज्ड वे। नेक्स्ट, डिकोडिंग एयर पोल्यूशन कंसर्न इन दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इनका कहना है ना कि एनसीआर में जो इमिशन हो रहा है, व्हीकुलर इमिशन इज द प्राइमरी सोर्स, व्हीकुलर इमिशन प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन in terms of PM particle 2.5, toxic gas like carbon monoxide, benzene, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बेंजीन याद रखना है, बेंजीन भी व्हीकुलर इमिशन है, ये प्राइमरी सोर्स है व्हीकुलर इमिशन पोल्यूशन का। अदर सोर्स है कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, स्टबल बर्निंग। हाउएवर इनका कहना है कि हाउएवर farmers engaged in the stubble burning are disproportionately blamed even they are not dominant। स्टबल बर्निंग डोमिनेंट नहीं है, मेजर कंट्रीब्यूटर स्टबल बर्निंग का नहीं है, फिर भी मीडिया में एमपी जो भी नेता है सब ब्लेम किसको डालते हैं, किसान, हरियाणा और पंजाब के किसान जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उसी से पोल्यूशन हो रहा है, और अदर जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ये जो मेजर अदर है। तो इनका कहना है कि सारा ब्लेम किसी पुअर जो वॉइसलेस है उसको उस पर आप डाल दे रहे हो, अदर को आप छोड़ दे रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब दैट पर्सन ऑफ फॉर्म हु डैमेज द इन्वायरमेंट मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ सच डैमेज। जो पोल्यूट करता है, जो पोल्यूशन करता है उसी को पेमेंट करना चाहिए, इसका मतलब हुआ हिंदी में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वैलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम में 1996 में ये बोल चुका है कि पीपीपी इज अ लॉ ऑफ लैंड, पीपी इज अ लीगल है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, बट क्या होता है ना कि बन चुका है गवर्नमेंट पे प्रिंसिपल। गवर्नमेंट ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्यूशन का अपने ऊपर ले रखा है। वाटर एक्ट 1971, 1981 एयर एक्ट। अब गवर्नमेंट जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, अकाउंटेबिलिटी ले लेती है, तो क्या होता है कि सोशल बन जाता है, वो सोशल इन्वायरमेंट कॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्स के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है, गवर्नमेंट का टैक्स होता है, गवर्नमेंट टैक्स पब्लिक होता है, और गवर्नमेंट और एज ए होल पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया पोल्यूशन का? एज ए होल पब्लिक। कर कौन रहा है? कोई फॉर्म, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फैक्ट्री कर रहा है, वो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ, एज ए होल पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया उसको एलिमिनेट करने का। और गवर्नमेंट इनफिशियंट है, ब्यूरोक्रेट्स इनफिशियंट है। जुडिशियरी क्या करता है कि बात बात पे गवर्नमेंट को ही बोलती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सोल्यूशन में क्या है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होनी चाहिए, मल्टी सोर्स। आप जब तक पॉलिसी में ये नहीं लेके आ जाओ कि इसका जो पोल्यूशन का जो सोर्स है मल्टी सोर्स है, कोई एक सोर्स से पोल्यूशन नहीं कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसमें काफ़ी पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, स्टोर बर्निंग, व्हीकुलर इमिशन, सारे मल्टी सोर्स है एंड ट्रांस बाउंड्री है, ये लोकल नहीं है, ट्रांस बाउंड्री है। इसलिए ट्रांस बाउंड्री है, इसलिए कोऑपरेटिव एटीट्यूड होनी चाहिए स्टेट के बीच में, स्टेट सेंट्रल के बीच में, और सारे इंस्टीट्यूशन, सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एक साथ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में फाइट करेंगे तभी पोल्यूशन से हम जीत सकते हैं। सेकंड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि चाइल्ड मैरिज लीड टू पुअर आउटकम्स इन हेल्थ, सोसाइटी GS1 चाइल्ड मैरिज। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल NFSH का है कि 2005 और 6 में चाइल्ड मैरिज था 47%, वो रिड्यूस हो चुका है 23.3% 2009-11 में। फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। क्या? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 100 डे अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट ने लागू चलाया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 100 दिन का अवेयरनेस कैंपेन कंट्री को फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज बनाने के लिए। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड डेटा 47.4% था 2005-6 में, जो कि घट के 23.3% हो गया 2019-11 में। मतलब इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट की घटा है। हाईएस्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इट इज़ चाइल्ड मैरिज इज को रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड एजुकेशन। अगर कोई हाउस होल्ड रिच है, अमीर है, एजुकेटेड है, तब तो वो चाइल्ड मैरिज नहीं करता। कौन करता है? अनएजुकेटेड एंड जो गरीब हैं। तो अगर चाइल्ड मैरिज से ओवरऑल होलिस्टिकली फाइट करना है तो एजुकेशन अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, पॉवर्टी से फाइट करना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। डेटा दे दो इसको, इस बात को कोट करने के लिए। जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एनालिसिस का एक डेटा है कि
जितने भी चाइल्ड मैरिज हुआ है उससे 40% गर्ल लो लो वेरी लो मतलब गरीब घर से आते हैं। 8% ही है जो अमीर घर से हैं, एंड 48% जो है वो नो एजुकेशन इलिटरेट है, 4% ही है जो हायर एजुकेशन गेन किए हुए हैं। मतलब हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी इज रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज। एंड लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड पोस्को एक्ट 2002, दिस आर बिकमिंग इनफिशियंट। क्यों इनफिशियंट क्यों है? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है ना कि इसका यूज ही फ्रिक्वेंट होता है, फ्रिक्वेंट यूज होता है इस लॉ का, और लो कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट मतलब सजा दिलाने का रेट बहुत लो है, कन्विक्शन रेट लो है, जिसके कारण लॉ इज इनफिशियंट, लॉ प्रॉपर काम नहीं कर रही है। उसका लॉ का इस लॉ का यूज भी नहीं होता है क्योंकि स्ट्रिक्ट है। सोल्यूशन वही है, अवेयरनेस फैलाना, एजुकेशन देना, करिकुलम चेंज करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवेयरनेस गवर्नमेंट फैला भी रही है। एग्जाम्पल में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, 100 डे अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट आर्टिकल, हेल्थ केयर डज नॉट नीड द पीपीपी रूट। इस आर्टिकल से हम भी रिलेट करते हैं, मेरा ये अपना व्यू इसी से है कि ठीक है, गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि हेल्थ में और एजुकेशन में तो आप स्ट्रेंथन रहो, प्राइवेटाइजेशन नहीं करो, पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इनका कहना है कि जो पीपीपी मॉडल है, प्राइवेटाइजेशन इन हेल्थ, दैट इज़ नॉट इन सिंक विद द वेलफेयर स्टेट। प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? अगेंस्ट इक्विटी है, हाई फी, हाई प्राइस, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेटरी। कोई अपोलो या काफ़ी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ अच्छे कपड़े पहनकर, तब आपकी बात सुना जाता है। अगर गंदे कपड़े पहन कर जाओगे तो फिर ठीक है 2 घंटा बाद मिलते हैं, सही से बात भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नहीं ऑपरेशन होने की ज़रूरत है तो उसे भी ऑपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि खासकर गरीबों को जिनके पास कोई आवाज़ नहीं होता है। तो दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है ना कि इनएडुकेट पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएडुकेट है और इनएडुकेट है, और नंबर ऑफ वैकेंसी है डॉक्टर का, स्टाफ्स का, एनएमएम का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करे, वैकेंसी को फिलफिल करे एंड क्रिएट अ पूल ऑफ डॉक्टर जो कि रूरल एरिया में काम करने के तैयार हो, खासकर पब्लिक हॉस्पिटल में। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोल रहा है कि प्राइवेटेशन आप कर तो देंगे, लेकिन प्राइवेटेशन को सही करने के लिए रेगुलेटरी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। जो ये प्रॉब्लम मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, ये सही कब होगा? जब रेगुलेटरी बॉडी स्ट्रेंथन हो, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। बट क्या होती है, देखा जाता है कि रेगुलेटरी कैप्चर हो जाती है। क्या हो जाता है? अपने पैसे के दम पे, करप्शन के दम पे रेगुलेटरी बॉडी को ही कैप्चर कर लिया जाता है, और फिर रेगुलेटरी बॉडी एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है। इसलिए गोवा में जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ आग लगता है, हॉस्पिटल में आग लगता है। इट इज़ इनका कहना है कि, या इनका भी कहना है या फिर अपना खुद का व्यू पॉइंट है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों होनी चाहिए, प्रेजेंस दोनों हो, बट पब्लिक बॉडी का उस सेक्टर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि आप वीक हो जाओ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पे थोप दो। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी स्ट्रेंथ हो, पब्लिक हॉस्पिटल भी स्ट्रेंथ हो, पब्लिक हॉस्पिटल क्वालिटी एजुकेशन भी स्ट्रेंथ हो। मतलब आप अपने सेक्टर में बस फुलफिल नाम के लिए नहीं आप जाहिर हो कि हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है या फिर सरकारी स्कूल है, आप क्वालिटी शिक्षा दो, क्वालिटी हेल्थ दो। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अरावली। इसमें बस इससे कल भी डील किए थे, बस हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि अरावली डिजर्टिफिकेशन, इस एरिया में डिजर्टिफिकेशन को अरेस्ट करती है। जो भी डिजर्ट है यहीं रहेगा, इस एरिया में डिजर्टिफिकेशन को अरेस्ट करती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इस एरिया में जितने भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज उसमें कंट्रीब्यूशन है इसका। पोल्यूशन, अगर अरावली नहीं रहे तो जितने भी सैंड, हवा में सैंड है, सारे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया आ जाएगा, तो पोल्यूशन से कंट्रोल। इस एरिया में जितने बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कल्चरल एंड सोशल भी इसका अपना रोल है अरावली का। गवर्नमेंट ने डिसाइड करने के लिए दिया है कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाए कि माइनिंग एरिया कौन सा है, नॉन माइनिंग एरिया कौन सा है, या फिर कौन सा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, तब तक न्यू माइनिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि इलीगल माइनिंग इज अ प्रॉब्लम। इलीगल माइनिंग तो अभी भी हो रही है, उसको कैसे रोका जाएगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, एंटी
टेररिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें अमित शाह का स्पीच है। NIA ने एक रिसेंटली एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज किया है। उनका कहना है कि टेररिस्ट अपने आप को अपग्रेड कर लिए हैं। अपग्रेड क्या लिए हैं कि ड्रोन का इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट का यूज़ कर रहे हैं, फंडिंग हो रहा है एक्सटॉर्शन के थ्रू, ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू, हलावा नेटवर्क के थ्रू। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी अपने आप को अपडेट करे उनसे फाइट करने के लिए। सिर्फ पहले फिजिकल ट्रेनिंग होता था टेररिस्ट का, अब ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रहता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन थ्रू रेडिकलाइज किया जाता है। एंटिसिपेट करें सारे जो केसेस टेररिज्म के केसेस हो रहे हैं, उनको एंटिसिपेट करें कि क्या उनका तरीका था करने का, उसी तरीका से मेरे कंट्री में हो सकती है। इसलिए उसे रीड करने से एंटिसिपेशन होगा। एनालाइज करे केसेस को, अनकोऑर्डिनेटेड एक्शन ले। जितने भी स्टेट का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जितने भी स्टेट का, सेंट्रल का, जो भी बॉडीज़ है टेररिज्म के फील्ड में या फिर पुलिस के फील्ड में, सब कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ फाइट करो टेररिज्म को। NIA क्या है? NIA नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी is a premier counter terrorism investigation agency established in 2009. It is statutory. क्यों? क्योंकि अंडर द एक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्टैट्यूटरी बॉडी दिल्ली में टेररिज्म से फाइट करने में प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जस्ट अवेयरनेस कि गवर्नमेंट का कन्वे कंसर्न टू US ओवर। इसमें क्या है कि जो भी H1 वीज़ा होल्डर उनको इंटरव्यू रोका जा रहा है। जब भी जो भी USA कर रहा है H1 वीज़ा के साथ, इंडिया का इम्पैक्ट क्या होगा? रेमिटेंसेस 23 से 25% जो भी इंडिया का रेमिटेंसेस आता है वो USA से आता है, ये रेमिटेंसेस इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें बांग्लादेश का पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वायलेंस, इससे बस अवेयरनेस रहना है कि 4096 किलोमीटर बॉर्डर है, डायरेक्ट इंडिया का डायरेक्ट स्पिल ओवर होगा इसका वायलेंस का इंडिया पे। बॉर्डर सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा। माइग्रेशन हो सकता है जो 1971 में हुआ था। रेडिकलाइजेशन इंक्रीज हो सकता है, टेररिज्म इंक्रीज हो सकता है, आर्म्स ड्रग्स एंड टेरर स्मगलिंग हो सकता है इसके थ्रू, फाइनेंसिंग हो सकता है, टेरर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ सकता है, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड रूट इम्पैक्ट करेगा, रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा, BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर बिम्स्टेक। इंडिया को चाहिए कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी वहाँ इस्टेब्लिश हो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हेल्प करे। अभी नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया का। एंड द लास्ट न्यूज़ डील करते हैं कि कुछ लोकेशन बेस्ड है। जिस रिसेंटली USA ने सीरिया में बॉम्बार्डिंग किया, तो सीरिया का लोकेशन देख लेते हैं। जॉर्डान, इजराइल एंड लेबनान, यहाँ पे टर्की, इराक, सीरिया का लोकेशन अराउंड। फिर रिसेंटली US ने बम्बार्ड किया है नाइजीरिया में भी। नाइजीरिया में ये गल्फ ऑफ गिवेना है। गिवेना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि प्रीलिम्स में आ चुका है। गिवेना, गल्फ ऑफ गिवेना, नाइजीरिया रिसेंटली PM गए थे। इंडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। ऑयल एंड पेट्रोलियम रिजर्व है, काफ़ी इंटरेस्ट है USA का इसमें। तो US ने रिसेंटली बम गिराया है नाइजीरिया के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नाइजीरिया का लोकेशन देखते हैं कहाँ है। बेनिंग, नाइजीरिया, चैड, कैमरून एंड अटलांटिक ओशियन। थाईलैंड, कंबोडिया का जो चल रहा है छिटपुट तू तरह का मारधार, तो उसको थोड़ा देखते हैं, लोकेशन देख लेंगे बस। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस एंड मलेशिया, बर्मा। एक मॉडर्न के ये मेकोंग रिवर है, ये ध्यान रखना है। मेकोंग रिवर, सालविन, इरावदी एंड यहाँ पे एक लेक है जिसका 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, टोनले सॉप 2025 में। तो जस्ट लोकेशन थाईलैंड का, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, मलेशिया। कंबोडिया का ये 3 कंट्री हैं। ये पावर प्ले ही है USA और। नाउ थैंक यू, डू शेयर, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए थैंक यू।